नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहें ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने इसको चेतावनी की तरह से लिया और अनुपस्थित पाए गए वही अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की है। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था। और वहीं चमोली के सुदूरवर्ती अटल उत्कृष्ट जीआईसी कोठरी में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना 8वें दिन भी जारी है। लेकिन आंदोलनकारियों के बीच आज तक न ही शिक्षा महकमे में कोई अधिकारी और कर्मचारी गण और न ही सरकार के प्रतिनिधि क्षेत्रीय विधायक ही कुछ आश्वासन देकर पहुंचे हैं, जिससे पूरी उत्तरी कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांव की जनता में शासन प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त रोष बढ़ता जा रहा है। पीटीए के अध्यक्ष कल्पेश्वर रतोड़ी ने बताया कि अब उनके शांतिपूर्ण आंदोलन करने का कोई महत्व नहीं रहा है। हम अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ज्यादा नहीं सहन कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन के दूसरे चरण में भूख हड़ताल करने के लिए शासन प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। वहीं मंगलवार को आमरण अनशन पर कोर्ट के प्रधान भूपेंद्र सिंह और चिरखून के प्रदीप सिंह बैठेंगे तथा कार्मिक अनशन भी अनवरत जारी रहेगा। जब हमारी जड़ इतनी कमजोर है तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अमूमन गरीब आदमी ही इस विद्यालय में पढ़ता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो, क्योंकि बच्चे तो इन्हीं के निकलेंगे, नेता के और अभिनेता के। बाकी तो हम तो वैसे ही गोबर डाल रहे हैं और गोबरी खा रहे हैं। इतना बड़ा स्टाफ, 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाला एक प्रवक्ता के बच्चे को आज पूछा जाना चाहिए कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है। विधायक से पूछा जाना चाहिए आपका बच्चा कहां पढ़ता है। जो अध्यापकों का यहां से स्थानांतरण हुआ है उनके स्थान पर प्रतिस्थानी न आने के वजह से सारे इंटर कॉलेज में हमारे यहां पर केवल 3 अध्यापकों के मात्र 3 अध्यापकों के ही से इंटर कॉलेज का पठन पाठन कार्य चल रहा है, जिससे कि सारे बच्चों का व्यवधान और पठन पाठन में व्यवधान हो रहा है। इसलिए हमारे पूरे उत्तरी कड़ाकोट के 8 ग्राम सभाओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम दिनांक 10 तक क्रमिक अनशन और दिनांक 10 से और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा की गई है। नवागत मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंडे ने हरिद्वार के विकास भवन पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर स्थिरस्थ कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें बुके भेंट किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीटीओ आकांक्षा कोंडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा और क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों का जायजा लिया जाएगा। किया जाएगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव वालों की, चाहे बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है, इन सभी पे गंभीरता से ध्यान भी दिया जाएगा और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा सहयोग करके। और जो हमारे नरेगा है, एनआरएलएम है, किस तरीके से इसमें कार्य चल रहा है, तो अच्छे कार्य चल रहे हैं। जिस मानकों में हरिद्वार पीछे है उस पर फोकस किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सभी मानकों में हरिद्वार जो है वो पहले नंबर पे आए। और साथ में जनता और जनप्रतिनिधि है, उनकी परेशानी सुनते हुए
हरिद्वार के एक निजी होटल में उज्ज्वल धन निधि स्मॉल बैंक का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुनील कुमार ने समारोह की शोभा बढ़ाई, जिनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और इसके बाद बैंक के प्रमुख अधिकारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रात्रि भोज के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया। हमारी सरकार का एक स्टार्टअप के तहत जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कुछ हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वो सरकार की सहायता करें। और सरकार की सहायता कैसे करेंगे कि जब अपने समाज के लोगों की वो सहायता करें। और उसमें दो तरह से हमारी जो निधि है वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है। पहला तो जितने लोग उज्ज्वल धन निधि के मेंबर बनते हैं उन सबको मोटिवेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है ताकि वो बचत करें। जिस प्रकार से कोविड टाइम में हमने देखा कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई। वहीं नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों और विभागों का निरीक्षण कर कार्मिकों से परिचय और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर परिसर में स्थापित सभी कार्यालय कक्ष और परिसर में बेहतर साफ सफाई रखी जाए, रिकॉर्ड रूम और सभी पटलों पर अभिलेखों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिला पूर्ति कार्यालय में निष्प्रयोज्य सामान और विद्युत लाइन को ठीक करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित निर्वाचन कार्यालय के समीप कूड़ा कागज जलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों का चालान करने के निर्देश दिए। तो देखिए, नवनियुक्त जिलाधिकारी ने इस चीज का निरीक्षण किया, विभिन्न पटलों विभागों का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के बाद से कई तरह के दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विभिन्न पटलों विभागों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं, जहां पर अब इस चीज के लिए सजगता दिखाई दे रही है। जिसके बाद से ये चमोली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर विभिन्न पटल विभिन्न विभागों के लिए जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, नवनियुक्ति हुई है इनकी। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है, सभी चीजों को देखा है, परखा है, समझा और इसी के साथ साथ कर्मचारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे चमोली से, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी पहुंचे, कई विभागों के जो है निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। और वहीं काशीपुर के गुरुद्वारा ननकाना साहिब में आज निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। होम्योपैथिक की मशहूर चिकित्सक डॉक्टर लिप्स चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह क्लिनिक को अपनी सेवा देने को तत्पर है। शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की जनता को निःशुल्क परामर्श एवं दवाई उपलब्ध कराएंगे। क्लिनिक के शुभारंभ पर क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अभय सिंह ने कहा कि इस होम्योपैथिक क्लिनिक के खुलने से आसपास की आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा काशीपुर का, यहाँ पे एक परमानेंट क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये मंडे से फ्राइडे तक चलेगा और सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ डॉक्टर रहेंगे और यहाँ पे जो भी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे या आसपास के भी लोग आएंगे, उनको निःशुल्क दवा और निःशुल्क उनको जो सलाह है वो दी जाएगी। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को जो समस्याएं आती हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से राहत मिलेगी लोगों को। यहाँ पे हमने एक होम्योपैथी की चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की है जिसमें सभी सेवा निःशुल्क सेवा है। इसमें गुरुद्वारे में जो भी संगत आएगी या काशीपुर के जो भी काशीपुर के वासी हैं उनके लिए दवाइयों की और सभी प्रकार के इलाज की निःशुल्क सेवा है। इसमें सभी प्रकार के इलाज है। इसमें पेट संबंधी और कोई भी जो बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी का पूरा इलाज है, संपूर्ण इलाज।
और वही आगामी 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि सह प्रभारी का 10 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय में आगमन होगा। कई विषयों पर बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा भी की जाएगी और इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखिए, 10 तारीख को समन्वय समिति की बैठक है। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय निकाय का चुनाव है। और वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 साल के बच्चों और सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 साल के छात्रों को इसी के साथ साथ एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी, जिसमें 6 लाख से अधिक बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने अभिभावकों से 10 सितंबर को अपने बच्चों को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजने की अपील की है। हर साल ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं, जिससे कि उनके पेट की कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है, जिसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें हम लक्ष्य को प्राप्त करें। और फिलहाल आप लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टैम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से नैनीताल में आयोजित मां नंदा सुनंदा महोत्सव 2024 के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी को नंदा महोत्सव 2024 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां नंदा सुनंदा सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों की मनोकामनाओं को पूरा करें। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पारंपरिक मेले हमें हमारी संस्कृति के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के मुताबिक ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। बताते चले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में दिए गए नोटिस पर सुनवाई की थी। ये मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटिशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तब से हमें आदेश प्राप्त होता है, सत्यापित प्रति मिल जाती है, उसके बाद ही हम इसमें आगे कुछ कह सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें कुल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे, जो कि कई नोटिस ऐसे भी हैं कि जो एक ही भवन में कई व्यक्ति रहते हैं, कुछ उसमें व्यापार भी करते हैं, इसके अलावा धार्मिक संरचना भी है, कुछ खाम लैंड पर बनी हुई संरचनाएं भी हैं। तो सुनवाई का अवसर सभी को दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिए, अपने अभिलेख हमें उपलब्ध कराए और जो हमारे विभागों के पास अभिलेख उपलब्ध थे। पौराणिक ऐतिहासिक नंदा देवी मेला का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने देर शाम किया। इस मौके पर विधायक मनोज जारंगी की बात करें तो मनोज तिवारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक एवं धार्मिक मां नंदा देवी मेला का आगाज पंचमी को हो गया है और राज परिवार के चंद राजवंशी ने विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान जारी रहा है। देवरात्रि तक मां नंदा की नंदा सुनंदा की मूर्ति के लोक खाम के आवाहन के बाद मूर्ति बनाई जाएगी और इसका अनुष्ठान के बाद विधिवत पूजन के उपरांत नंदा अष्टमी पर पर्व मनाया जाएगा और लाखों की संख्या श्रद्धालु भीड़ उमड़ती है। इस मेले के अवसर पर केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस ऐतिहासिक महत्व का आज भी अपना विशेष महत्व है। नंदा देवी का यह मेला ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। कुमाऊं की अल्मोड़ा राजधानी रही है, जिसका अपने आप में बहुत पौराणिक समय से अपने आप में जो कुमाऊं की संस्कृति है, कुमाऊं का जो कल्चर है, कुमाऊं की परंपरागत शैली है, इस मेले के माध्यम से हम सबके पूर्वजों के माध्यम से हम तक पहुंचा है और ये हमारे आने वाली पीढ़ी तक अनंत समय तक चलता रहेगा और इसका प्रभाव हमारे पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड वासियों के अंदर है। नंदा देवी का ये मेला लगभग 208 वर्ष पूर्व से चला रहा मेला है। तो इस नंदा देवी मेले का अपना बहुत बड़ा महत्व है, चाहे इसका धार्मिक हो, पौराणिक हो, ऐतिहासिक महत्व है। और वहीं रुद्रपुर में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार हर मोर्चे में फेल है। भाजपा की सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य सरकार हो, हर फ्रंट पर फेल, जन कल्याण के फ्रंट पर, समाज की सुरक्षा के सवाल पर, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, पिछड़ों की सुरक्षा, नौजवानों के रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर, हर फ्रंट पर ये फेल है और उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है, वो जन आक्रोश
आज जो है कांग्रेस की धार रैली के रूप में यहाँ इकट्ठा हुआ। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उत्तराखंड में, आज कांग्रेस का प्रदर्शन क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विधानमंडल दल में लगातार सदन में नियमों के अंतर्गत सरकार से सवाल किए हैं और सरकार उन सवालों से बचना चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है। आज हम सब लोग पूरे उधमसिंह नगर के कार्यकर्ता साथी, हमारे माननीय विधायक लगातार उत्तराखंड को रसातल की ओर को ले जा रहे हो। आप देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके बाद आप सेंगर से लेके आप जितने तमाम मामले आप देख रहे हो, और उत्तराखंड में तो हालात ये हो गए कि हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ दिखाई देता है। अंकिता भंडारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में 14 साल की जो बच्ची संतरेसा में जो कांड हुआ, उसमें भी इनका ओबीसी का मेंबर, सल्ट में इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत में इनका मंडल अध्यक्ष, अभी क्या कहते हैं जो लालकुआं में हुआ है वो इनके दुख संघ के अध्यक्ष, और पेपर लीक में हाकम सिंह, तो पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। ये जितनी चीजें आप सब देख रहे हैं, इससे उद्वेलित होने। और वही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी ने प्रवर राज समिति का गठन किया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजा है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शहजाद खजान दास, ममता राकेश और हरीश धामी को प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। काशीपुर के गुरुद्वारा नानकाना साहिब में निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक और परामर्श केंद्र का शुभारंभ हुआ। गुरु की अरदास के उपरांत कार सेवा दिल्ली गुरुद्वारा के बाबा सुरेंद्र सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि इस क्लिनिक में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा क्षेत्र की जनता को तमाम बीमारियों से संबंधित निःशुल्क परामर्श और दवाई प्रदान की जाएगी। होम्योपैथिक की मशहूर चिकित्सक डॉक्टर लिप्सी चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह क्लिनिक को अपनी सेवा देने को तत्पर है और सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक क्षेत्र की जनता को निःशुल्क परामर्श एवं दवाई दी जाएगी। बताना चाहूँगा कि जो हमारा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा काशीपुर का, यहाँ पे एक परमानेंट क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये मंडे से फ्राइडे तक चलेगा और सुबह 10 से 4 बजे तक यहाँ डॉक्टर रहेंगे और यहाँ पे जो भी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे या आसपास के भी लोग आएंगे, उनको निःशुल्क दवा और निःशुल्क उनको जो सलाह है वो दी जाएगी। तो ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, इससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। यहाँ पे हमने एक होम्योपैथी की चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की है। जो भी काशीपुर के वासी हैं उनके लिए दवाइयों की और सभी प्रकार के इलाज की निःशुल्क सेवा है। इसमें सभी प्रकार के इलाज है, इसमें पेट संबंधी और कोई भी जो बीमारियां हैं उसमें होम्योपैथी का पूरा इलाज है, संपूर्ण इलाज। इसमें होम्योपैथी के सारा होम्योपैथी के प्रकार इलाज है। नवनियुक्त जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित रहे ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि उपस्थित पाए गए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरा ये दृढ़ मानना है कि अधिकारियों को जो समय नियत है समय से कार्यालय में आना चाहिए और समय से ही जो है कार्य संपन्न करना चाहिए। अगर अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो उनका स्टाफ भी समय से नहीं पहुंचेगा। अगर स्टाफ समय से नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आम जनता को दिक्कत होगी। वो लोग आएंगे और कोई अधिकारी बैठा नहीं होगा तो उन्हें समस्या होगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि सभी को समय से कार्यालय पहुंचना चाहिए और अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज 2-3 कार्यालयों में गया था और उसमें 2 अधिकारी अनुपस्थित भी मिले हैं।
और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।